दोनों इसी मिट्टी में जन्मे और खुद के नाम में पूरे शहर को जोड़ लिया। आज अपनी अपनी मज़ारों में सो रहे हैं, मगर कहानियां जिंदा हैं। मैं अभिषेक आज की तारीख में आपका स्वागत करता हूं, जहां बात करेंगे मशहूर गायिका छप्पन छुरी उर्फ जानकी बाई इलाहाबादी की और उनके सलाहकार शायर अकबर इलाहाबादी के व्यंग्यों की। इलाहाबाद के आदर्श नगर मोहल्ले में एक कब्रिस्तान है, कलदांदा कब्रिस्तान। अंदर एक जर्जर सी मजार है, जहां एक औरत 91 बरस से सो रही है। इस खंडहर इमारत को छप्पन छुरी की मजार कहा जाता है। छप्पन छुरी कैसी होगी वो महिला जिसका नाम छप्पन छुरी था। Join the free demo session for the Cybersecurity and Ethical Hacking Internship Program by Edureka. Want to know why? मोहक, घातक या दिल चीर देने वाली सुंदर महिला, कम से कम नाम पर गढ़े गए मुहावरों का मतलब तो यही होता है, और इससे जो एक छवि बनती है वो ऐसी ही किसी महिला की बनती है। खैर, ये तो शब्दों का मायाजाल है। वो इसमें से कुछ भी नहीं थी, बस एक औरत थी, महिला थी, जिसने अपने शरीर पर हमले झेले थे। 56 हमले, 56 जख्म मिले तो नाम पड़ा छप्पन छुरी। ये 56 जख्म उन्हें किसने दिए और कैसे वो आगे चलकर हिंदुस्तानी म्यूजिक के पहले पर्दे पर छाई, यही आज की कहानी में, आज की तारीख में हम आपसे इसी का किस्सा साझा करेंगे। इसके लिए संगम से 136 किलोमीटर दूर वाराणसी चलते हैं, जहां जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी का जन्म हुआ। जानकी के पिता पेशे से पहलवान थे। उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी औरत के साथ घर बसा लिया। मजबूरन दोनों माँ बेटी ने घर छोड़ दिया और पहुंच गई इलाहाबाद, यानी आज के प्रयागराज में। नए शहर में कदम रखा नहीं कि दोनों को एक कोठे के मालिक को बेच दिया गया। बाद में मालिक की मौत होने पर जानकी की माँ उस कोठे की हुजूर बन गई, यानी कोठा उन्हीं की देखरेख में चलने लगा। वो अपनी बेटी को तवायफ से कुछ ज्यादा बनाना चाहती थी कि और भी हुनर सीखे उनकी बेटी। उन्होंने जानकी को लखनऊ के मशहूर हसू खान से संगीत की तालीम दिलाई। यही लड़की बड़ी होकर मशहूर गायिका और तवायफ बनती है, जिसकी दोस्ती कलकत्ता की मशहूर गौहर जान से होती है। 1911 में किंग जॉर्ज पंचम जब इलाहाबाद आए तो जानकी बाई और गौहर जान ने एक साथ उनके सामने गाना गाया था, नृत्य पेश किया था। किंग जॉर्ज ने तब उन्हें 100 किन्नी भेंट की थी। लेकिन जानकी के जीवन का एक काला अध्याय भी है, जिसने उन्हें जिंदगी भर पर्दे में गाने को मजबूर कर दिया, पर्दे के पीछे गाने को मजबूर कर दिया। इस कहानी का जिक्र लेखिका नीलम सरन गौर की किताब है रैंक्विम इन राग जानकी में, इस किताब में मिलता है। जानकी बाई इलाहाबादी उर्फ छप्पन छुरी के वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित होकर नीलम सरन गौर ने यह कहानी लिखी है। कहानी यह है कि एक दिन जानकी महफिल में जमुना तट श्याम खेले होरी गा रही थी। सुनने वालों का मजमा लगा था। इसी बीच एक आदमी आता है, न बहुत बूढ़ा न जवान, अधेड़ किस्म का आदमी। अंग्रेजों का वो सैनिक था, नाम था रमानंद दुबे। पान, इत्र और जाम का मजा लेते हुए वो तकिए के सहारे बैठकर गाने सुन रहा था। जानकी उस समय यही कुछ 8 बरस ही रही होंगी। उस दिन रामानंद जानकी से पहली बार मुखातिब हुआ था। वो जानकी की आवाज से इतना प्रभावित हुआ कि नोटों को उसके सिर के चारों ओर घुमाकर पास रखी चांदी की नक्काशीदार थाली में डाल दिया। वो जानकी की माँ के पास गया और बोला कि इसकी नथ उतराई नहीं हुई है, लेकिन जब होगी तो मैं ही इसका नथ बाबू बनूंगा। नथ उतराई यानी किसी लड़की को तवायफ बनाने की कुप्रथा जो उस समय होती थी, जिसमें सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले अमीर व्यक्ति के हाथों उसकी वर्जिनिटी को नीलाम किया जाता था। वही व्यक्ति कौमार्य के प्रतीक नथ को उतारता और इस कुप्रथा को नथ उतराई कहा जाता था। जानकी की माँ को यह नागवार गुजरा। जो भी उस समय अंग्रेजों का जो सैनिक वहां आया था उसने कहा। उन्होंने शुरुआत में लाख समझाया कि वो कलाकार है, लेकिन सिपाही उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। बार बार एक ही रट लगाने पर जानकी की माँ तिलमिला उठी। उन्होंने अपनी बेटी को एक शीशा लेकर सिपाही के सामने खड़े होने को कह दिया। खुद जानकी को समझ नहीं आया कि माँ कर क्या रही है, उसके साथ हो क्या रहा है। वो शीशा लेकर सिपाही के सामने खड़ी हो गई, जिसमें सिपाही का चेहरा दिख रहा था।
जानकी की मां ने उससे बोला, अब मेरे साथ दोहराओ जानकी, जो मैं कह रही हूं वो तुम भी कहो। बाबू साहब, मैंने अंग्रेज लाट साहब के सामने बनारस के राजा की कोठी में शगुन नेक किया है। मैं बनारस की वो मशहूर सुंदरी हूं जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। मैं ग्वालियर और लखनऊ के मशहूर हसू खान साहब और बनारस के कोयडल महाराज की शिष्या हूं। मैं संगीत की दुनिया की महारानी बनने जा रही हूं। लेकिन तुम सिपहिया, तुम क्या हो? अपने चेहरे को जरा देखो और बताओ। तुम तो बस पुलिस फौज के एक मामूली जमादार हो। इतना सब कुछ सुनकर वो सिपाही रामानंद दुबे इतना झल्लाया कि उसने जानकी के उसी चेहरे को बर्बाद करने की कसम खा ली। वो वहां से उस समय तो चला गया, लेकिन दोबारा लौटा। इस बार उसके हाथ में तलवार थी और सामने जानकी। उसने जानकी पर छुरी से इतने वार किए कि पूरा चेहरा बर्बाद हो गया। वो किसी तरह जिंदा तो बच गई, लेकिन शरीर पर 56 जख्म रह गए। इसके बाद जानकी बाई अक्सर पर्दे के पीछे से गाने लगी। इस घटना के बाद उन्हें लोग 56 छुरी के नाम से पुकारने लगे। जानकी बाई ने पर्दा हटाने से क्यों मना किया था, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक बार जानकी को मध्य भारत की रीवा रियासत के दरबार में बुलाया गया, दशहरा समारोह में दरबार में गाने के लिए। रीवा दरबार में जानकी बाई ने एक पर्दे के पीछे से गाना गाया। महाराजा उनकी गायकी से इतने मोहित हो गए कि पर्दा हटाकर कलाकार को सूरत दिखाने का आदेश दिया। लेकिन जानकी ने साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि महफिल में सूरत की नहीं, सीरत की फतेह होती है। रीवा के महाराज ने खुश होकर जानकी बाई को दरबार में जगह देने की बात कही, लेकिन जानकी ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी आत्मा इलाहाबाद में बसती थी। वो अपना पूरा नाम जानकी बाई इलाहाबादी बताती थी और अपने गानों के अंत में पूरा नाम लेना कभी नहीं भूलती थी। मेरा नाम जानकी बाई इलाहाबाद। जानकी वो पहली भारतीय महिला थी जिनकी आवाज ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड हुई। इतिहासकार और लेखक विक्रम संपत अपने लेख में बताते हैं, मार्च 1907 में जानकी ने दिल्ली में पहली रिकॉर्डिंग की। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी आवाज को फ्रेडरिक विलियम गैसबर्ग ने अपनी पहली यात्रा के दौरान रिकॉर्ड किया था, लेकिन वह रिकॉर्ड नष्ट हो गए या खो गए। बहरहाल जानकी की आवाज 2 दशक तक ग्रामोफोन पर राज करती रही। उन्हें पहली रिकॉर्डिंग के 250 रुपए मिले। आगे चलकर ये फीस 5000 रुपए तक पहुंच गई। जानकी को फारसी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का इल्म था। उन्होंने उर्दू में कविताएं भी लिखी। इन कविताओं का संकलन दीवाने जानकी प्रकाशित हुआ इस नाम की किताब में है। 18 मई 1934 को उनका निधन हो गया। जानकी इकलौती नहीं थी जो अपने नाम में पूरे इलाहाबाद शहर को साथ लेकर चलती थी। एक शख्स और थे, मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी। जानकी बाई कुछ भी लिखती तो अकबर से राय सलाह जरूर लेती थी, अकबर इलाहाबादी से। अकबर इलाहाबादी 1846 में पैदा हुए थे, यानी महात्मा गांधी से 23 बरस और अल्लामा इकबाल से 31 बरस पहले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले अल्लामा से भी एक बार अकबर इलाहाबादी की जुगलबंदी हो गई थी। कैसे? 1904 में जब अल्लामा इकबाल लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहे थे, उसी समय स्वतंत्रता सेनानी लाला हरदयाल वहां से एमए कर रहे थे। लाला हरदयाल उस समय यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के मेंबर थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि भारतीयों को एक स्वतंत्र राष्ट्रीय संगठन की जरूरत है। उन्होंने यंग मेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना था। इसी कड़ी में लाला हरदयाल ने इकबाल को YMIA की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता करने के लिए बुलाया, आमंत्रित किया। इकबाल ने कुछ घंटों के भीतर ही सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिख दिया, जिसे उन्होंने इसी बैठक में सुनाया। ये कविता इतनी लोकप्रिय हुई कि जल्दी इत्तेहाद पत्रिका में छप गई और पूरे देश में गाई जाने लगी। उसी कॉलेज में अकबर इलाहाबादी भी थे। इकबाल से सीनियर थे। अब अकबर इलाहाबादी अपने व्यंग्यों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सारे जहां से अच्छा का उत्तर एक कविता में दिया। उन्होंने लिखा, कॉलेज में हो चुका जब इम्तिहान हमारा, सीखा ज़बान ने कहना हिंदुस्तान हमारा। अकबर इलाहाबादी ने इस शेर से तर्क दिया कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति को समझने के लिए केवल शिक्षा और अनुभव ही असली माध्यम है। उन्होंने ये भी कहा कि भौगोलिक सीमाओं का कोई मतलब नहीं है, ये पूरी पृथ्वी ईश्वर की देन है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा, हिंदुस्तान कैसा सारा जहां हमारा, लेकिन ये सब गलत है, कहना सही है लाजिम। अकबर इलाहाबादी का मानना था कि पूरी दुनिया ईश्वर की बनाई हुई है और सिर्फ किसी सीमित जमीन को अपना कहना सीमित सोच का प्रतीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं हेरम्ब चतुर्वेदी। ये बताते हैं, अकबर इलाहाबादी ने कंस्ट्रक्शन साइट पर हिसाब मुंशी के तौर पर काम शुरू किया। यहाँ से वो RMS गए, फिर कचहरी में गए और फिर प्रैक्टिस शुरू की। हाई कोर्ट तक जाने वाले थे। एक इंग्लिश जस्टिस के रिटायर होने के बाद उन्हें मौका मिला कि वो जज बने, लेकिन अकबर ने मना कर दिया। उन्हें रिलीफ चाहिए था क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी कम हो चुकी थी उस समय। अकबर इलाहाबादी की फिलॉसफी आप उन्हीं के इस शेर से भी समझ सकते हैं, हम क्या कहें अहबाब,
क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। एक ही जिंदगी मिलती है और उसे किसी एक काम में सीमित नहीं रखने वाले शायर अकबर इलाहाबादी हरफनमौला किस्म के आदमी थे। मुस्लिम लीग के नेता अल्लामा इकबाल ने 1930 के अपने भाषण में भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की बात की थी। हालांकि इस समय तक मुस्लिम लीग में विभाजन को लेकर साफ रुख नहीं था। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव पास किया जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग की गई। यहीं से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच टकराव और गहरा हो गया। हिंदू मुस्लिम तनाव चरम पर था। अंग्रेज अपनी फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे थे, मुस्लिम लीग में लगे थे। इस समय अकबर इलाहाबादी हिंदू मुस्लिम एकता की पैरवी कर रहे थे। उनके विचारों को लेकर कई नेताओं ने तंज कसे, कहा कि शायद हिंदुओं ने उन्हें शराब पिला दी है, तभी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब अकबर ठहरे कमाल के व्यंग्यकार, तो उन्होंने भी व्यंग से ही इसी भाषा में जवाब दिया। जवाब देते हुए गजल लिख दी। क्या थी ये गजल? हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। माने आखिर इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? अगर मैंने थोड़ी सी शराब पी भी ली है तो किसी को लूटा नहीं, कहीं डाका नहीं डाला, चोरी नहीं की। आपने अलग अलग आवाजों में इस गजल को सुना भी होगा। गुलाम अली वाला की आवाज में जो गजल है उसे जरूर सुनिएगा। खैर 1990 में इस गजल पर एक एल्बम भी बना जिसे मेहदी हसन ने गाया था। अकबर इलाहाबादी के तंज भरे और भी किस्से हैं। एक तो मोतीलाल नेहरू से भी जुड़ा हुआ है, वो भी बता देते हैं।